मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। YouTube चैनल BSTC रैंकर्स जोन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, और इसी ऊर्जा और हौसले के साथ आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं। ये एक बहुत ही खास सेशन होने वाला है। हाँ, क्योंकि आज से इस चैनल पर हम BSTC परीक्षा तक हमेशा PYQ यानी पिछले वर्षों के प्रश्नों का डिटेल सोल्यूशन करवाने वाले हैं। तो क्या आप इस सीरीज के लिए इंटरेस्टेड हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में अपना जवाब जरूर बताएं। और स्टूडेंट्स, हम 2008 से लेकर अभी तक के जितने भी BSTC के एग्जाम हुए हैं ना, उन सभी पेपर्स का एक एक सवाल डिटेल में सॉल्व करवाएंगे। सही कहा। और मेरा ये दावा है कि अगर आपने सिर्फ ये क्लासेस भी बहुत अच्छे से देख ली तो भी आप 600 में से 450 नंबर बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक बहुत ही विनम्र निवेदन है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए आज के नियमों की बात कर लेते हैं। हम आज के सोर्स में दिए गए सीक्वेंस के अनुसार ही चलेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक। बिल्कुल। और हर प्रश्न के बाद आपको थोड़ा सोचने का समय मिलेगा। आपको अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। ऑप्शन ए 4 और 34, ऑप्शन बी 3 और 25, ऑप्शन सी 4 और 25, ऑप्शन डी 3 और 34। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? स्टूडेंट्स, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये बहुत ही सीधा फैक्चुअल सवाल है, क्रमशः पूछा गया है। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, अपना समय लीजिए और कमेंट में अपना आंसर टाइप कीजिए। तो चलिए, आपका समय पूरा हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। तो देखिए, अगर हम इस उत्तर का विश्लेषण करें तो राजस्थान से लोकसभा के लिए कुल 25 सीटें हैं। अच्छा, टोटल 25 सीटें? जी हाँ, 25। और उन 25 में से अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी के लिए 4 सीटें रिजर्व हैं। वहीं अगर हम राज्य विधानसभा की बात करें तो राजस्थान में कुल 200 विधायक चुने जाते हैं, है ना? हाँ, 200 सीटें। बिल्कुल। और उन 200 में से 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तो जो क्रमशः शब्द था उसका मतलब है पहले लोकसभा का आंकड़ा जो कि 4 है और फिर विधानसभा का आंकड़ा जो कि 34 है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इसे याद रखना बहुत जरूरी है। 4 और 34 का ये जो आंकड़ा है ये अक्सर सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है। सही कहा आपने। स्टूडेंट्स, इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ये सीधा नंबर वाला सवाल है और इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? ऑप्शन ए 24%, ऑप्शन बी 42%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 62%। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ा है। सोचिए, राजस्थान की इकोनॉमी किस चीज पर सबसे ज्यादा टिकी है? अपना उत्तर कमेंट करना मत भूलिएगा। सभी बच्चे कमेंट करें। तो चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 62%। 62%। हाँ। अब ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राजस्थान की आधे से भी ज्यादा जो कार्यशील आबादी है, मेरा मतलब है जो लोग काम कर रहे हैं, वो अपनी आजीविका के लिए सिर्फ और सिर्फ खेती या पशुपालन पर निर्भर हैं। अरे वाह, मतलब 60% से भी ज्यादा लोग। जी हाँ। और ये इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो मरुस्थल है, वहां पानी की भी कमी रहती है। फिर भी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित है। तो ये आंकड़ा ये दिखाता है कि हमारी जो जड़ें हैं वो आज भी खेती से जुड़ी हुई हैं। स्टूडेंट्स, इस 62% के आंकड़े को हाईलाइट कर लीजिए। ये बहुत बार रिपीट होता है। बिल्कुल। उद्योग और सर्विस सेक्टर भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन राजस्थान की जो असली रीढ़ है वो आज भी कृषि ही है। सही बात है। और जब हम राजस्थान की जड़ों की बात करते हैं तो इतिहास और किलों का जिक्र आना तो लाजमी है। तो इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नांकित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए बाला किला, ऑप्शन बी बसंतगढ़ किला, ऑप्शन सी भटनेर किला, ऑप्शन डी गागरौन किला। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कुंवारा किला सुनने में थोड़ा अजीब और मजेदार लगता है ना? सोचिए इसका क्या मतलब हो सकता है। बिल्कुल, थोड़ा लॉजिक लगाइए और कमेंट में उत्तर दीजिए। तो चलिए मैं बता देती हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाला किला। बाला किला यह अलवर जिले में स्थित है। और इसे कुंवारा किला क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक बहुत ही तार्किक कारण है। कुंवारा शब्द यहाँ पर रूपक के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होता है अछूता या अनटच्ड। अच्छा, मतलब इस पर किसी ने हाथ नहीं डाला? बिल्कुल सही। इसके लंबे इतिहास में इस किले पर कभी भी कोई बड़ा आक्रमण या सीधा युद्ध नहीं हुआ।
कोई भी दुश्मन सेना इस किले को कभी भेद नहीं पाई। ये अपनी भौगोलिक बनावट के कारण हमेशा सुरक्षित रहा। और अगर हम ऑप्शंस में एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें तो भटनेर किला जो हनुमानगढ़ में है उसने तो बहुत से बाहरी आक्रमण झेले हैं। हाँ, भटनेर पर तो तैमूर लंग का भयंकर हमला हुआ था। और अगर गागरोन की बात करें तो वो एक जल दुर्ग है और उसने भी अपने हिस्से के युद्ध देखे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से भी बाला किला ही सही उत्तर बनता है। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में यही स्मार्टनेस काम आती है। अगर आपको सीधा उत्तर नहीं बता तो बाकी ऑप्शंस को हटाना सीखिए। चलिए अब साहित्य की दुनिया में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 6ठी, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? महाकवि माघ का नाम राजस्थान के साहित्य में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। सोचिए ये किस कालखंड की बात हो सकती है। कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, लगातार अपने जवाब देते रहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी। देखिए ये जो ग्रंथ है शिशुपाल वध, ये संस्कृत साहित्य के सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। मतलब ये सिर्फ राजस्थान के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और महाकवि माघ का संबंध राजस्थान के जालौर से लेके भीनमाल से था। ये जो ग्रंथ है इसमें महाभारत की वो कहानी है जहां भगवान कृष्ण शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करते हैं और फिर उसका वध करते हैं। तो ये सवाल साहित्य से है और ऐसे प्रश्न बीएसटीसी में बार बार आते हैं, है ना? जी हाँ, महाकवि माघ, कालिदास, इन सब पर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। 8वीं शताब्दी का यह ग्रंथ बताता है कि उस समय भी भीनमाल क्षेत्र शिक्षा और साहित्य का कितना बड़ा केंद्र था। बिल्कुल सही कहा। स्टूडेंट्स इसे भी अपने नोट्स में शामिल कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी हैं, यानी तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी ईसाई। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। यहाँ तीसरे सबसे बड़े समूह की बात हो रही है, पहले या दूसरे की नहीं। हाँ, अक्सर बच्चे एग्जाम के प्रेशर में सवाल पूरा नहीं पढ़ते। जल्दी से कमेंट में अपना उत्तर बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिख। अब देखिए ये आंकड़ा बहुत से लोगों को हैरान कर सकता है। जब बात राजस्थान की आती है तो बहुत प्राचीन जैन मंदिरों के कारण लोगों को लगता है कि जैन धर्म की आबादी बहुत ज्यादा होगी। सच कहूं तो पहली बार में मुझे भी यही लगा था कि शायद जैन या ईसाई उत्तर होगा। यही तो ट्रैप है। 2011 की जनगणना के आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हिंदू और मुस्लिम आबादी के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा समूह है वो सिख समुदाय है। और इसके पीछे कोई खास भौगोलिक कारण भी होगा? बहुत बड़ा कारण है। विभाजन के समय और उससे पहले भी पंजाब से सटे जो हमारे जिले हैं, खासकर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, वहां खेती के लिए सिख समुदाय का बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ था। इंदिरा गांधी नहर के आने से तो ये क्षेत्र और भी आबाद हो गया। अच्छा, तो ये प्रवास मुख्य रूप से कृषि के लिए ही हुआ था? बिल्कुल। उपजाऊ जमीन और पानी की उपलब्धता ने उन्हें वहां बसने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए आज वो तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। देखिए कैसे भूगोल और अर्थव्यवस्था मिलकर जनसंख्या का ढांचा तय करते हैं। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है ये। चलिए अब थोड़े संविधान के पन्ने पलटते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 356, जिसे हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ये पॉलिटी का एक बहुत ही फेवरेट सवाल है एग्जामिनर्स का। बिल्कुल। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके अपना आंसर बताएं। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। 4 बार। अब ये अनुच्छेद 356 क्या है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, मतलब जब सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पाती, तब राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति ये शासन लगाते हैं। तो मतलब राज्य की जो सारी पावर है वो केंद्र के हाथ में आ जाती है। बिल्कुल। और राजस्थान के इतिहास में ऐसा कुल 4 बार हुआ है। सबसे पहली बार 1967 में लगा था, जब चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। और बाकी 3 बार कब लगा था सर? उसके बाद 1977 में, फिर 1980 में जब केंद्र में सरकारें बदली थीं, और आखिरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद की घटना के बाद जो हालात बने थे उस वजह से लगा था। मतलब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु है। 4 बार का ये आंकड़ा राजस्थान की राजनीतिक उथल-पुथल को दर्शाता है। इसे भी स्टूडेंट्स अच्छे से याद कर लें। बिल्कुल। ये सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है कि कितनी बार लगा। 4 बार, ये याद रखना है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, जो हमारे
1857 के गौरवशाली इतिहास से है। क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? ऑप्शन ए नीमच, ऑप्शन बी देवली, ऑप्शन सी नसीराबाद, ऑप्शन डी शाहपुरा। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न में नहीं थी शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए। एग्जाम में ये नहीं शब्द बहुत बार नंबर कटवा देता है। हाँ, बच्चे अक्सर आधा प्रश्न पढ़कर ही टिक कर देते हैं। अपना उत्तर कमेंट करें स्टूडेंट्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शाहपुरा। देखिए 1857 की क्रांति के समय पूरे राजपूताना में अंग्रेजों ने 6 सैनिक छावनियां बना रखी थीं। अच्छा, टोटल 6 थी। जी, जिनमें नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा शामिल थीं। लेकिन अगर हम शाहपुरा की बात करें तो वो एक छावनी नहीं बल्कि एक स्वतंत्र रियासत थी। मतलब वहां कोई ब्रिटिश सेना परमानेंट रूप से नहीं रहती थी। बिल्कुल सही। छावनी का मतलब होता है कैंटोनमेंट, जहां सेना का बेस होता है। शाहपुरा एक देसी रियासत थी, वहां का अपना प्रशासन था, इसलिए वो छावनी की लिस्ट में नहीं आता। तो ऑप्शंस में जो नीमच, देवली और नसीराबाद हैं, वो तो छावनियां थीं, लेकिन शाहपुरा नहीं था। ये बहुत ही बारीक अंतर है जो कंसेप्ट क्लियर होने पर ही समझ आता है। और इसीलिए हम यहाँ डिटेल सोल्यूशन करवा रहे हैं ताकि बच्चों का कोई भी डाउट बाकी ना रहे। बिल्कुल। चलिए अब भूगोल और रेलवे का एक बहुत ही रोचक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है। ऑप्शन ए नवापुर, ऑप्शन बी गुनाबाव, ऑप्शन सी झालावाड़ रोड, ऑप्शन डी भवानी मंडी। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ये तो मतलब भूगोल का एक ऐसा अनोखा अजूबा है जिसके बारे में सुनकर ही हैरानी होती है। हाँ, ये बहुत ही मजेदार सवाल है। अपना जवाब कमेंट में लिखिए स्टूडेंट्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भवानी मंडी। भवानी मंडी ये झालावाड़ जिले के पास स्थित है और इसकी विशिष्टता मतलब इसकी खासियत ये है कि यह स्टेशन 2 राज्यों की सीमा के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है। मतलब अगर कोई ट्रेन का इंतजार कर रहा है तो वो एक ही समय में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में हो सकता है। बिल्कुल। सोचिए कि स्टेशन की जो टिकट खिड़की है वो मध्य प्रदेश के हिस्से में आती है, लेकिन लोग जिस प्लेटफॉर्म से ट्रेन में चढ़ते हैं वो राजस्थान की सीमा में है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही रोचक तथ्य है ना? जब राज्यों की सीमाएं खींची जा रही थीं तो ये एक भौगोलिक विसंगति बन गई। तकनीकी रूप से आपका एक पैर राजस्थान में और दूसरा मध्य प्रदेश में हो सकता है। ऐसे तथ्य पढ़ाई को कितना मजेदार बना देते हैं। एग्जामिनर भी ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स ढूंढते हैं। चलिए इतिहास की तरफ वापस लौटते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नांकित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी भगवंत दास, ऑप्शन डी भारमल। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? राजपूत शासकों की उपाधियों से जुड़े सवाल हमेशा आते हैं। आमेर के कछवाहा वंश को याद कीजिए और उत्तर दीजिए। हाँ, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। तो चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जय सिंह। जय सिंह प्रथम। देखिए ऑप्शंस में जितने भी नाम हैं, मानसिंह, भगवंतास, भारमल, ये सभी आमेर के प्रतापी शासक रहे हैं और इनके मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे, कारण सैन्य कौशल और कूटनीति थी। जय सिंह प्रथम ने 3 मुगल बादशाहों का काल देखा था, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अच्छा, 3 पीढ़ियों तक उन्होंने सेवाएं दी। जी हाँ, और उनके इसी समर्पण और राजनीतिक सूझबूझ से खुश होकर शाहजहां ने उन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। मिर्जा शब्द वास्तव में शाही खून या मुगल राजवंश से जुड़े होने का प्रतीक माना जाता था। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि ये राजपूताना और मुगल साम्राज्य के बीच जो एक गहरा गठबंधन था, उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक था। बिल्कुल। जयसिंह प्रथम की कूटनीतिक हैसियत इस उपाधि से साफ झलकती है। बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन। चलिए अब आज के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मतलब आपको गलत जोड़ा पहचानना है। ऑप्शन ए अलवर मेवाती, ऑप्शन बी झुंझुनू शेखावाटी, ऑप्शन सी भरतपुर ढूंढाड़ी, ऑप्शन डी झालावाड़ हाड़ौती। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ये कला एवं संस्कृति का सवाल है, जहां बोलियों को उनके जिलों से मिलाना है। गलत जोड़ा ढूंढिए। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए और कमेंट में अपना उत्तर बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भरतपुर और ढूंढाड़ी। अब देखिए गलत युग्म की पहचान कैसे करनी है। अलवर जो है वो मेवात क्षेत्र में आता है, तो वहां मेवाती बोली जाती है, ये बिल्कुल सही है। और झुंझुनू में शेखावाटी बोली जाती है, ये तो बहुत ही आम बात है। बिल्कुल। और झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र का हिस्सा है, तो वहां हाड़ौती बोली जाती है। लेकिन अगर हम भरतपुर की बात करें, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, वो राजस्थान की पूर्वी सीमा पर है।
हाँ, वो तो उत्तर प्रदेश के बहुत करीब है ना, मथुरा और आगरा के पास। सही पकड़ा आपने। इसीलिए भरतपुर की संस्कृति और बोली पर ब्रज भाषा का बहुत गहरा प्रभाव है। वहाँ ढूंढाड़ी का कोई काम ही नहीं है। अच्छा, तो ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है? ढूंढाड़ी मुख्य रूप से जयपुर, दौसा और टोंक के आसपास बोली जाती है, जिसे प्राचीन काल में ढूंढाड़ प्रदेश कहते थे। तो इसका मतलब भरतपुर के साथ ढूंढाड़ी का मेल बिल्कुल गलत था। स्टूडेंट्स को ऐसे सुमेलित करने वाले मैचिंग वाले प्रश्नों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, इनमें आपको एक साथ 3-4 कंसेप्ट्स का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे आज के 10 प्रश्न पूरे होते हैं। चलिए जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज हमने जनगणना के आंकड़े देखे, जहां 62% आबादी कृषि पर निर्भर है और सिख समुदाय तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। हाँ, और हमने अजय अब्बाला किला के बारे में जाना, जिसे कुंवारा किला कहते हैं। 1857 की क्रांति में शाहपुरा की स्थिति समझी और ये भी देखा कि कैसे जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि मिली। साथ ही महाकवि माघ का 8वीं सदी का साहित्य, राष्ट्रपति शासन के 4 बार लगने का इतिहास, भवानी मंडी स्टेशन का भूगोल और बोलियों का सही मेल भी हमने समझा। बहुत ही शानदार रिवीजन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, इस क्लास के पूरे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल BSTC रैंकर जोन पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर तुरंत जुड़ जाएं। और नोट्स को बार बार रिवाइज करना मत भूलिएगा। हाँ, और देखिए, आपके माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए ये चैनल दिन रात मेहनत कर रहा है। हम इसी तरह आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से खुद को बिल्कुल ना रोकें। आपका एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सोचने का एक विषय छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज हमने कुंवारा किला और भवानी मंडी स्टेशन जैसी अनोखी चीजें देखी। जरा सोचिए, राजस्थान का भूगोल और इसका इतिहास आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। कैसे एक पहाड़ या एक सीमा का डिजाइन पूरे इतिहास को बदल देता है। ये बहुत ही गहरा सवाल है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली क्लास में हम इसी तरह के और रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और कुछ नए PYQ सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।